पिछली बार हम लोगों ने प्लेटो के जीवन और उसकी पद्धति के विषय में कुछ सामान्य परिचय प्राप्त किया। आज हम लोग उसके राजनीतिक विचारों का अध्ययन करेंगे और जैसा कि मैंने पिछली बार उल्लेख किया कि प्लेटो के राजनीतिक विचारों का जो सर्वोत्तम प्रतिपादन है वो रिपब्लिक में है। लेकिन रिपब्लिक केवल एक राजनीतिक रचना नहीं है, ये बात ध्यान में रखना चाहिए। और इसलिए प्लेटो के जो समीक्षक हुए हैं उन्होंने जैसे कि नेटलशिप हैं या सेबाइन हैं, इनका ये मानना है कि जो रिपब्लिक है दैट कंटेन्स ए होल थियरी ऑफ लाइफ, कि उसमें प्लेटो ने एक संपूर्ण जीवन दर्शन का प्रतिपादन किया है। अर्थात उसमें राजनीति भी है, अर्थनीति भी है, शिक्षा पर भी एक व्यापक दृष्टि है, समाज व्यवस्था के सूत्रों का भी उल्लेख है, राजनीतिक पक्षों का तो उल्लेख है ही कि शासन तंत्र, श्रेष्ठ शासन तंत्र किस प्रकार का होता है, जब शासन तंत्र विकृत हो जाते हैं उसके क्या परिणाम या उसके क्या लक्षण होते हैं, उसका भी उल्लेख है। साहित्य के सिद्धांत की भी चर्चा है और अंततः उसके जो तत्वशास्त्री विचार हैं, उसके जो मेटाफिजिकल थियरी है, उसका भी उल्लेख है। तो इसलिए रिपब्लिक यद्यपि एक राजनीतिक ग्रंथ है, लेकिन वो केवल मात्र राजनीतिक ग्रंथ नहीं है। रिपब्लिक वस्तुतः एक जीवन के ऊपर एक समग्र विचार है, एक समग्र दृष्टि है। अब दूसरी बात यह है कि जहाँ तक उसके राजनीतिक पक्ष का संबंध है, तो प्लेटो ने 3-4 मुख्य बातों के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा की है और उन सभी का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। वे सभी अंतर संबंधित सिद्धांत हैं, उनमें एक गहरा इंटरकनेक्शन है। रिपब्लिक का प्रारंभ तो न्याय की धारणा से होता है कि न्याय क्या है, लेकिन न्याय क्या है इस प्रश्न पर विचार करने के उपरांत प्लेटो शिक्षा क्या है, शिक्षा की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इस पर विचार करता है। शिक्षा पर विचार करने के बाद वो शासक वर्ग का क्या अनुशासन है या उसके क्या निर्देशक सिद्धांत होने चाहिए, तो अपने साम्यवाद की मान्यता के द्वारा इसका वो प्रतिपादन करता है। और फिर वो इस विषय पर आता है जो कि उसकी मुख्य चिंता थी कि एक श्रेष्ठ शासक के क्या गुण और क्या लक्षण होते हैं। और उसके बाद अंत में वो जो विकृत शासन प्रणालियाँ होती हैं, और उसने मुख्यतः 4 प्रकार के विकृत शासनों का उल्लेख किया है, तो उन विकृत शासन प्रणालियों की क्या प्रकृति होती है, उनके क्या लक्षण होते हैं, इसके ऊपर प्रकाश डाला है। तो राजनीतिक दृष्टि से इन विषयों के ऊपर रिपब्लिक में काफ़ी गंभीरता से, और प्लेटो की बड़ी विशिष्ट शैली है, बड़ी आकर्षक शैली है, संवाद शैली के माध्यम से उसने इन सब विषयों के ऊपर बड़े विस्तार से विचार किया है। तो इसलिए राजनीतिक दृष्टि से भी रिपब्लिक का विशेष महत्व है। अब जो पहला प्रश्न है रिपब्लिक में वो ये है कि राज्य की आवश्यकता क्यों है, यानी स्टेट का जस्टिफिकेशन क्या है। सॉफिस्टों को छोड़ दिया जाए तो सभी यूनानी विचारक ये मानते रहे हैं कि राज्य तो एक प्राकृतिक स्वाभाविक संस्था, एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है।
और नेचुरल इंस्टीट्यूशन होने के नाते राज्य की उत्पत्ति कब हुई, राज्य का अर्जन कब हुआ, कैसे हुआ, ये प्रश्न बेमानी है। क्योंकि जो प्राकृतिक संस्थाएं होती हैं वे उनके साथ ये बात इम्प्लाइड है कि मनुष्य ने उनकी रचना जब नहीं की तो ये प्रश्न नहीं उठता कि कब रचना हुई, किसने रचना की, कैसे रचना हुई। इसलिए राज्य एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है। प्लेटो मानता है कि राज्य तो हमारे अंदर ही निहित है, हमारे अंदर ही विद्यमान है, क्योंकि मनुष्य तो बिना राज्य के उसकी मनुष्य के जीवन की या मनुष्य के विकास की कोई परिकल्पना की ही नहीं जा सकती। जो हमारे अंदर सामाजिकता की प्रवृत्ति है, जो हमारे अंदर नीति बोध है, वो राज्य को अपरिहार्य बना ही देते हैं। और इसलिए जब से मनुष्य इस धरती पर है तब से वो राज्य की संस्था में ही निवास कर रहा है। राज्यों के रूप परिवर्तित होते रहते हैं, लेकिन कभी राज्य के बिना मनुष्य की कोई परिकल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए प्लेटो के चिंतन में स्टेट ऑफ नेचर जैसी किसी भी अवधारणा के लिए कोई स्थान नहीं है। जैसा कि बाद में 16वीं 17वीं शताब्दी में यूरोप के कुछ विचारकों ने जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का प्रतिपादन किया, जिसमें उन्होंने एक स्टेट ऑफ नेचर की परिकल्पना की और उसके बाद राज्य के निर्माण का विचार प्रतिपादित किया। तो इस तरह की मान्यताओं के लिए यूनानी चिंतन में कोई स्थान नहीं है, क्योंकि ये मान्यताएं हास्यास्पद भी हैं, मूर्खतापूर्ण भी हैं। तो इस आधार पर प्लेटो कहता है कि राज्य तो एक स्वाभाविक संस्था है, राज्य में रहना हमारा एक सहज स्वभाव है। राज्य से के बिना या राज्य के बाहर मानवीय जीवन की कल्पना करना भी हास्यास्पद है। राज्य का जो सिद्धांत है, जो इसलिए क्योंकि कोई भी व्यक्ति स्वपर्याप्त नहीं है, प्लेटो कहता है, और इसलिए हर व्यक्ति को दूसरे की आवश्यकता है। इंटरडिपेंडेंस ये सामाजिक या राजनीतिक जीवन का सिद्धांत होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता और मनुष्य की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं और अपनी सारी आवश्यकताओं को वो स्वयं पूरा भी नहीं कर सकता। वो कुछ उसके अंदर कुछ क्षमताएं होती हैं जिनके द्वारा वो अपना हित भी कर सकता है और जिनके द्वारा वो समाज के अन्य लोगों का भी हित कर सकता है। इसलिए रेसिप्रोसिटी, जिसको कहते हैं पारस्परिकता की सेवाओं का आदान प्रदान, ये राज्य का या समाज का मुख्य स्वरूप होता है कि हम जिस बात की हमारे अंदर सामर्थ्य है, जिस बात की हमारे अंदर क्षमता है, उसके द्वारा हम दूसरों की मदद करते हैं और दूसरे लोग अपनी क्षमता अनुसार हमारी मदद करते हैं। और ये जो म्यूचुअलिटी है, रेसिप्रोसिटी है या इंटरडिपेंडेंस है, ये इससे सामाजिक जीवन संचालित होता रहता है। और सब आवश्यकताएं तो सबकी भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं, लेकिन सब लोग अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते। इसलिए समाज में भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न प्रकार की क्षमताओं से युक्त होते हैं और वो भिन्न भिन्न प्रकार से वे समाज के संचालन में योगदान करते हैं। और यही राज्य है और यही समाज है। यूनानियों ने राज्य और समाज में अंतर नहीं किया। हम लोग आजकल स्टेट और सोसाइटी में अंतर करते हैं, लेकिन उनके लिए ये समानार्थी शब्द थे। तो इस प्रकार से राज्य का जो आधार है वो म्यूचुअलिटी है, रेसिप्रोसिटी है, इंटरडिपेंडेंस है।
दूसरी बात वो कहता है कि जब वो ये कहता है कि हमारे अंदर ही राज्य विद्यमान है और राज्य केवल हमारा ही व्यापक रूप होता है, स्टेट इज़ मैन रिट लार्ज, ये उसका प्रसिद्ध कथन है। रिपब्लिक में वो एक स्थान पर इस बात को कहता है। तो अगर राज्य हमारा ही वृहद स्वरूप है तो इसके मतलब ये है कि जो व्यक्ति की विशेषता होती है या जो व्यक्ति की क्षमताएं होती हैं वही हमें बृहत रूप में राज्य में दिखाई पड़ती हैं। और उसका ये मानना है कि व्यक्ति में 3 मुख्य पक्ष होते हैं। हर मनुष्य में ये 3 पक्ष होते हैं। जैसे कि हर मनुष्य में विभिन्न प्रकार की इच्छाएं होती हैं, भौतिक इच्छाएं, और इन इच्छाओं के द्वारा वो अपने भरण पोषण का और अपने जीवन यापन की व्यवस्था करता है, जिसके लिए जो यूनानी शब्द तो जो भी है, लेकिन अंग्रेज़ी में जिसका जो अनुवाद किया गया है वो है एपिटाइट्स, कि मनुष्य का एक पक्ष जो है वो एपिटाइटिव है। मतलब यह है कि अपने भरण पोषण की व्यवस्था करना, और इस भरण पोषण को करने के लिए कि उसके अंदर स्वाभाविक इच्छा होती है, क्योंकि जाहिर है जो व्यक्ति का जो जीवन है उसमें एक आवश्यक तत्व है कि जो हमारी मूलभूत भौतिक इच्छाएं हैं, शारीरिक जो हमारी ज़रूरतें हैं वो पूरी होनी चाहिए। तो इसलिए मनुष्य का एक जो पक्ष होता है वो एपिटाइटिव पार्ट उसका है। मनुष्य का जो दूसरा पक्ष है वो, जिसको यूनानी शब्द तो दूसरा है लेकिन उसको अंग्रेज़ी में जो लोगों ने ट्रांसलेट किया है करेज या साहस, या उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से हम कहें आत्मरक्षा की प्रवृत्ति, सेल्फ प्रिजर्वेशन। हर मनुष्य को अपने जीवन से प्रेम होता है और वो अपने को सुरक्षित रखना चाहता है विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपत्तियों से, विभिन्न प्रकार के दुखों से, विभिन्न प्रकार के रोगों से, विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाओं से सुरक्षित रखना मनुष्य की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने जीवन से प्रेम होता ही है। तो जीवन रक्षा की प्रवृत्ति ये मनुष्य का दूसरा पक्ष होता है, जो उसकी सेल्फ प्रिजर्वेशन की इच्छा है। और तीसरा जो पक्ष होता है मनुष्य का, जो कि बुद्धि है या रीज़न है, और ये बुद्धि का काम विचार करना और निर्णय लेना होता है। टू थिंक एंड डिसाइड इज़ द फंक्शन ऑफ रीज़न। और जीवन में ये जो बुद्धि का दायित्व है ये भी बहुत महत्वपूर्ण दायित्व है। तो प्लेटो कहता है कि ये मनुष्य की संरचना होती है, यानी उसके 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, 3 पक्ष होते हैं, और ये तीनों पक्ष हर व्यक्ति में पाए जाते हैं। लेकिन साथ साथ वो ये भी कहता है कि हर व्यक्ति में ये तीनों तत्व समान रूप से नहीं पाए जाते। ये एक दूसरा पक्ष है, और इसका आशय ये है कि किसी व्यक्ति में बुद्धि की प्रबलता होती है, किसी व्यक्ति में आत्मरक्षा की प्रवृत्ति की प्रबलता होती है, साहस के तत्व की प्रबलता होती है, और किसी में जो एपिटाइटिव एस्पेक्ट है वो प्रबल होता है। कोई एक तत्व प्रबल होता है, ऐसा प्लेटो का विचार है। और ये हर व्यक्ति के साथ होता है। तो हर व्यक्ति में तीनों तत्व तो विद्यमान हैं, लेकिन तीनों तत्वों में प्रधान तत्व कौन है ये सब में अलग अलग होता है।
बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनमें कि एपिटाइटिव जो एलिमेंट है वो डोमिनेट करता, और प्लेटो कहता है कि जो एपिटाइटिव लोग होते हैं उनकी संख्या समाज में सबसे ज़्यादा होती है। जो भरण पोषण के से संबंधित लोग होते हैं, और उससे कम संख्या उन लोगों की होती है जिनके अंदर सेल्फ प्रिजर्वेशन की भावना प्रबल होती है, और सबसे कम संख्या उन लोगों की होती है कि जिनके अंदर बुद्धि का तत्व प्रबल होता है। ऐसा प्लेटो का मानना है। उसने एक हायरार्की मानी है, एक पद सोपान माना है। तो ये मनुष्य की संरचना है इस प्रकार की। अब इस संरचना में जाहिर है कि जो उन तीनों का फिर संबंध क्या हो, ये एक प्रश्न उठता है कि हमारे अंदर जो तीन तत्व हैं, अब इन तीनों तत्वों में आपस में क्या संबंध हो। जाहिर है कि तीनों तत्वों में संबंध या तो कॉन्फ्लिक्ट का होगा कि वे आपस में उनमें टकराव है, और यह तीनों तत्वों में सामंजस्य होगा, हार्मनी होगी। ये दो प्रकार के ही संबंध संभव हैं जहाँ तक शरीर के जो तीनों तत्व हैं इनको लेकर। भारतीय दृष्टि से अगर हम विचार करें तो हमारे यहाँ जो हिंदू दृष्टि है उसमें इसको सत्य, रज और तम कहा गया है। हमारे यहाँ भी माना गया कि ये हर मनुष्य की प्रकृति त्रिगुणात्मक होती है। हर मनुष्य के अंदर सत्य का तत्व भी है, रज का तत्व भी है और तम का तत्व भी है, लेकिन कोई एक तत्व प्रबल है, प्रधान है। साथ साथ ये भी कहा गया, और वही जो जिस तत्व की हमारे अंदर प्रबलता है, प्रधानता है, उसी से मेरी प्रकृति का निर्धारण होता है। हर व्यक्ति की प्रकृति का निर्धारण उसी से होता है कि जो तत्व उसके अंदर प्रीडोमिनेंट हो, प्रबल हो, प्रधान हो। तो जो तीनों तत्व हैं उनके अंतर संबंध का प्रश्न भी बड़ा जटिल प्रश्न है, और आगे चल के हम लोग इस पर विचार करेंगे। न्याय का सिद्धांत यहीं कहीं से निकलता है, इसके ऊपर हम लोग विचार करेंगे। अब तो ये तो इंडिविजुअल है। अब इसी इंडिविजुअल का जो व्यापक या विराट स्वरूप है वो राज्य होता है। यानी जो स्टेट है वो इंडिविजुअल रिट लार्ज। जाहिर है कि इन्हीं तीन तत्वों से राज्य की संरचना होती है। जब हम राज्य में इन तत्वों को देखते हैं तो फिर हम वहाँ पर कहते हैं कि राज्य भी तीन वर्गों से मिलकर बनता है। क्लास कहिए या भारतीय दृष्टि से उसको वर्ण कहिए। कास्ट तो कोई बहुत अच्छा शब्द नहीं है, बाद में ये शब्द प्रचलन में आया। तो जो राज्य रूपी शरीरधारी है उसमें भी ये तीन वर्ग होते हैं। जितने भी लोगों में एपिटाइटिव एलिमेंट प्रधान होता है वे सब उत्पादक वर्ग का निर्माण करते हैं। अब ये उत्पादक वर्ग से मतलब क्या है? वो लोग जो कि आर्टिजन्स, आजकल की शब्दावली में जिनको हम कहते हैं आर्टिजन्स, क्राफ्ट्समैन, विभिन्न प्रकार के शिल्प, विभिन्न प्रकार की कलाओं के द्वारा जो समाज में योगदान करते हैं। जैसे किसान है, फार्मर है, उसको भी एक दक्षता प्राप्त है। या जैसे कि सोनार है, वो भी एक क्राफ्ट्समैन है, सोने के आभूषणों को गढ़ने में उसको दक्षता प्राप्त है। या जैसे कि जो लोहार है उसकी एक अपनी दक्षता है कि जो लोहे से चीज़ें बनती हैं उनको वो बड़ी कुशलता से बना लेता है।
या जैसे कि कुम्हार है तो उसको दक्षता प्राप्त है मिट्टी से कलात्मक वस्तुओं का, उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करने की। और इस प्रकार से समाज में बहुत सारे प्रकार के आर्टिजन्स और क्राफ्ट्समैन होते हैं। और ये इन सब की जो गतिविधि है वो समाज के आर्थिक पक्ष का पोषण करने की ओर केंद्रित होती है। यानी इन सब का संबंध किसी भी समाज की अर्थव्यवस्था से होता है, उसकी इकोनॉमी से होता है। किसान जो है वो अनाज का उत्पादन करके कंट्रीब्यूट करता है, दूसरे लोग अपने अपने तरीके से योगदान करते हैं। तो एक तो ये समाज में वर्ग होता है जो कि बहुत बड़ी संख्या में होता है। फिर समाज में जैसे कि एक व्यक्ति के अंदर आत्मरक्षा की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, वैसे ही राज्य में भी आत्मरक्षा की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। राज्य भी तो अपने को सुरक्षित रखना चाहेगा ना। राज्य के भी तो शत्रु होते हैं, राज्य के लिए भी तो विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक या मानवीय आपदाएं आती रहती हैं, तो उनसे रक्षा का प्रबंध होना चाहिए। तो राज्य में एक जो दूसरा वर्ग होता है जिसको प्लेटो सैनिक वर्ग कहता है, या उसके लिए एक अन्य शब्द का भी प्रयोग किया है जिसका कि बड़ा महत्व है, सहायक वर्ग, ऑक्सिलरीज। वो सैनिक वर्ग को सहायक वर्ग भी कहता है और उसका बड़ा महत्व है क्योंकि उसने इस शब्द का प्रयोग किया। तो जो दूसरा वर्ग है वो सैनिक वर्ग होता है, जैसे कि आजकल भी हम देखते हैं कि पुलिस है, सेना है, दूसरी तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, वो सब रक्षा का कार्य करती हैं। राज्य रूपी शरीर की रक्षा का दायित्व तो इनके ऊपर होता है और वो उसको करती हैं। और फिर अंततः राज्य में जो बुद्धि का तत्व है वो उसके शासक वर्ग में विद्यमान होता है। एक तीसरा वर्ग शासक वर्ग होता है। जैसे व्यक्ति में बुद्धि का कार्य क्या है? विचार करना, किसी चीज़ के पक्ष विपक्ष को देखना, समझना और उसके बाद निर्णय करना। तो राज्य में भी यही होता है कि राज्य में विचार विमर्श करने वाला, निर्णय करने वाला, राज्य को दिशा देने वाला जो वर्ग होता है वो शासक वर्ग होता है। और ये जो शासक वर्ग है वो समाज का तीसरा वर्ग होता है। तो इस तरह से वो कहता है कि जो मनुष्य के शरीर के जैसे तीन पक्ष हैं, उसी तरह से राज्य रूपी शरीरधारी के भी तीन पक्ष होते हैं। और फिर जैसे मनुष्य के शरीर में तीनों तत्वों के अंतर संबंध का प्रश्न जटिल प्रश्न है, उसी तरह से राज्य में तीनों वर्गों के अंतर संबंध का प्रश्न भी महत्वपूर्ण भी है और जटिल भी है कि उनके बीच प्रॉपर रिलेशनशिप क्या है। क्योंकि जैसे कि हमारा शरीर जो है वो तभी ठीक से काम करेगा जबकि उसके इन तीनों पक्षों में सामंजस्य होगा, हार्मनी होगी। अगर इन तीनों पक्षों में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो हम बीमार पड़ जाएंगे या अपने काम को ठीक से कर ही नहीं सकते। ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होगा तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। इसी तरह से राज्य में भी तीनों वर्गों के बीच हार्मनी होनी चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए, तभी कोई राज्य कुशलता से कार्य कर सकता है। अगर वो सामंजस्य नहीं है और तीनों वर्गों के जो बीच किसी ना किसी तरह के संघर्ष, टकराव चलते रहते हैं, थोड़ा बहुत तो ठीक है, होता है, शरीर के अंदर भी कभी कभी ये चीज़ें होती हैं। तो इसी तरह से राज्य में थोड़ा बहुत तो ये सब चीज़ें होती हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अगर
काफ़ी अपोजिशन है तीनों वर्गों के बीच में, काफ़ी टकराव है, सामंजस्य का बहुत ज़्यादा अभाव है, तो राज्य भी ठप हो जाएगा, राज्य का संचालन भी संभव नहीं है। तो इसलिए प्लेटो कहता है कि ये जो जैसे व्यक्ति होता है उसी प्रकार से उसी का व्यापक स्वरूप राज्य होता है। यानी राज्य व्यक्ति के अंदर विद्यमान है और व्यक्ति राज्य में विद्यमान है, और इसलिए राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, स्वाभाविक संस्था है। राज्य कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम कहीं बाहर से लाए हैं और उसको इस्टेब्लिश किया है, बल्कि राज्य तो हमारे अंदर ही विद्यमान है। इसलिए वो राज्य को कोई कृत्रिम चीज़ नहीं मानता, बल्कि वो एक नेचुरल चीज़ है, एक स्वाभाविक प्राकृतिक संस्था है। कृत्रिम संस्था वो होती है जो कि बाहर से लाई जाती है और उसके स्वरूप को तय किया जाता है कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना। तो इस आधार पर प्लेटो ने राज्य के औचित्य को और राज्य की प्रकृति की व्याख्या की है कि राज्य क्यों आवश्यक है, राज्य में हम क्यों रहते हैं, वाई डू वी लिव इन स्टेट। इसलिए रहते हैं क्योंकि राज्य में रहना हमारी प्रकृति है, हमारा स्वभाव है। हमारी जो भिन्न भिन्न प्रकार की आवश्यकताएं हैं, वे अकेले उनको पूरा करना अकेलेपन में संभव ही नहीं है। मनुष्य अकेला रह ही नहीं सकता। समाज में रहना, राज्य में रहना उसकी नियति है। तो इस आधार पर वो स्पष्ट करता है कि कैसे जो राज्य है वो व्यक्ति का ही व्यापक रूप है, जिसका कि आशय ये है कि राज्य एक ऐसी संस्था है जो कि हमारे अंदर विद्यमान है और जिसका जो बाह्य स्वरूप हमें दिखाई पड़ता है वो केवल रिफ्लेक्शन है जो चीज़ हमारे अंदर विद्यमान है उसका। तो एक तो इस प्रकार से उसने राज्य के स्वरूप के ऊपर विचार किया है। दूसरी बात, अब जो अभी जिस बात की हम लोगों ने चर्चा की कि शरीर में 3 पक्ष हैं और तीनों के बीच टकराव संघर्ष हो सकता है या तीनों के बीच सामंजस्य होना चाहिए, दोनों स्थितियां संभव हैं। इसी तरह से राज्य में भी 3 वर्ग हैं और तीनों के बीच टकराव का रिश्ता भी हो सकता है, सामंजस्य का रिश्ता भी हो सकता है। तो क्या कौन सी चीज़ है, कौन सा वो सिद्धांत है कि जो टकराव को समाप्त करके सामंजस्य उत्पन्न करता? ये प्रश्न है कि वो कौन सा उपाय है, वो कौन सा साधन है, वो कौन सा आधार है कि जो टकराव ना उत्पन्न करके सामंजस्य उत्पन्न करे, व्यक्ति के अंदर भी और राज्य के अंदर भी। और यहीं इसी को व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय का सिद्धांत कहते हैं। वो न्याय का सिद्धांत है, जस्टिस का प्रिंसिपल है, जो कि कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करके सामंजस्य उत्पन्न करता है व्यक्ति के अंदर भी और राज्य या समाज के अंदर भी। अब इसको कैसे ज़्यादा स्पष्ट रूप से समझा जाए? जैसा कि मैंने कल भी उल्लेख किया कि जो न्याय शब्द है हिंदी भाषा में चलता है और अंग्रेज़ी में जो जस्टिस शब्द चलता है, तो वो लीगल टर्म है, एक ज्यूरिस्टिक टर्म है, कानूनी। आमतौर से हम जब न्याय शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसमें कुछ कानूनी चीज़ों का भाव पैदा होता है। अब ये तो ग्रीक शब्द जो डाइक है या डाइकस सुने हैं उसके ट्रांसलेशन हैं, और हर शास्त्रीय भाषा
और यूनानी भाषा भी एक शास्त्रीय भाषा है, उसके शब्दों के बड़े गहरे अर्थ होते हैं, उनके बड़े गहरे भाव होते हैं। और ये भी है कि एक भाषा के शब्द में छुपे भाव को दूसरी भाषा का शब्द ठीक से प्रकट नहीं भी कर पाता। इसलिए ग्रीक भाषा के बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो कि अनट्रांसलेटेबल हैं, जिनको आप दूसरी भाषा में, जिनका अनुवाद आप कर ही नहीं सकते। जैसे संस्कृत के बहुत सारे शब्द हैं जिनको अंग्रेज़ी या किसी दूसरी भाषा में ट्रांसलेट किया ही नहीं जा सकता। जो भी उसके अनुवाद होंगे वो थोड़ा बहुत उस भाव को प्रकट करने वाले होंगे, पूरे भाव को प्रकट करने वाले नहीं होते। तो जो लोग यूनानी पुरानी भाषा, आज की नहीं, जो पुरानी ग्रीक भाषा थी, जो क्लासिकल ग्रीक लैंग्वेज है, उसके जो जानकार हैं, उनका ये मानना है कि जो डायकासोने है उसका अनुवाद हम लोगों ने जस्टिस कर तो लिया है, लेकिन इट इज़ ए वेरी इम्प्रॉपर ट्रांसलेशन, इम्परफेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द डायकासोने। लेकिन अब चल निकला है तो हम लोग भी उसी शब्द का प्रयोग करते हैं। हिंदी में हम लोग उसको न्याय कहते हैं। लेकिन डायकासोनी का जो अर्थ है उसको अगर हम अंग्रेज़ी में प्रकट करें तो उसके लिए विद्वानों का कहना है कि डायकासोनी मतलब राइटियसनेस। और अगर संस्कृत में एक शब्द है जो कि उसके बहुत निकट बैठता है और वो शब्द है धर्म। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना है कि जब हम जस्टिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो जो उससे भाव हमारे दिमाग में पैदा होता है, वो भाव अगर दिमाग में रहेगा तो हम शायद प्लेटो के सिद्धांत को भली प्रकार से समझ नहीं पाएंगे। हमारे सोच में भाव वो रहना चाहिए जिसको कि धर्म कहते हैं। तो धर्म क्या है, ये प्रश्न उठता है, और धर्म ही सामंजस्य उत्पन्न करता है। अधर्म यानी इनजस्टिस कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न करता है। ये तो एक हमारे भारतीय जो संस्कृति है उसमें भी ये कहा गया और विश्व की सभी सभ्यताओं में इस सिद्धांत को माना गया। इनजस्टिस विल प्रोड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, जस्टिस विल प्रोड्यूस हार्मनी। अगर आपके साथ अन्याय होगा या आप दूसरे के साथ अन्याय करेंगे तो मनमुटाव पैदा हो ही जाएगा, विवाद पैदा हो ही जाएगा, टकराव पैदा होगा ही होगा। इसलिए जहाँ अन्याय है वहाँ संघर्ष है, वहाँ टकराव है। जहाँ पर न्याय है वहाँ पर सामंजस्य है। तो ये जो अभी जैसे व्यक्ति के स्तर पर जो हमारे अंदर तीन पक्ष हैं, इनके बीच जो सामंजस्य होता है वो कैसे होता है, उसको करने वाला जो प्रिंसिपल है वो जस्टिस है। जैसे कि ये जो तीन तत्व हैं ये सभी आवश्यक तत्व तो हैं और सभी में तीनों तत्व विद्यमान भी होते हैं, लेकिन तीनों के बीच एक हायरार्किकल रिलेशन है, एक उच्चतर निम्नतर का संबंध है, हायर और लोअर का संबंध है। हायरार्की का सिद्धांत समाज रचना, किसी भी समाज रचना की परिकल्पना, किसी भी श्रेष्ठ संस्था की परिकल्पना आप बिना हायरार्की के कर ही नहीं सकते। आज भी हम देखते हैं कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ हायरार्की तो काम करती है। तो ये जो हायरार्की है वो एक नेचुरल फिनोमेना है। तो जो व्यक्ति के अंदर भी इसी तरह से जो तीन एस्पेक्ट्स हैं उनके भी बीच एक हायरार्की है, और वो हायरार्की ये है कि जो बुद्धि का तत्व है वो सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है, क्योंकि जीवन में विचार और निर्णय
इसी पर सब कुछ निर्भर करता है। तो बुद्धि का जो तत्व है वो सबसे प्रमुख तत्व है, सबसे प्रधान तत्व है। दूसरा स्थान आत्मरक्षा के तत्व का है, क्योंकि जब शरीर रहेगा तब तो आप इसकी इच्छाओं को पूरा कर पाएंगे। एपिटाइट्स तो आप तब पूरी कर पाएंगे जबकि शरीर बचेगा। तो एपिटाइट पूरी करने से पहले शरीर का प्रिजर्वेशन ज़रूरी है। तो फिर प्रिजर्वेशन का मतलब है कि दूसरा स्थान जो है वो साहस के तत्व का या आत्मरक्षा के तत्व का होगा। और उसके बाद जो तीसरा स्थान है वो हमारी इच्छाओं का, हमारी वासनाओं का होता है। अब अगर इस शरीर हमारा बुद्धि के नियंत्रण में चलेगा तो वो उसका शरीर का भला होगा, शरीर का हित होगा। यानी जो दो तत्व हैं वे अगर बुद्धि के नियंत्रण में चलेंगे तो शरीर भली प्रकार से संचालित होगा। शरीर के सभी अंगों में, शरीर की सभी क्रियाओं में एक सामंजस्य होगा। जो हम करना चाहेंगे, जो हम प्राप्त करना चाहेंगे, उसको प्राप्त करने में आसानी होगी। लेकिन अगर ये हायरार्की नहीं आप मानेंगे, मान लिया जो हमारा एपिटाइटिव एस्पेक्ट है वो सब चीज़ों को तय करने लग जाए, या हमारा जो सेल्फ प्रिजर्वेशन वाला जो तत्व है वो प्रभावी हो जाए और बुद्धि उसके अधीन हो जाए, तो ये तो अस्वाभाविक स्थिति है। जैसे जो आदमी केवल स्वाद के लिए भोजन करता है, केवल जीभ के आधार पर भोजन करता है, और जिसको भोजन करने का विवेक नहीं है वो कभी स्वस्थ नहीं रह सकता। इसलिए नहीं रह सकता क्योंकि उसके रीज़न के ऊपर उसकी एपिटाइट्स हावी हैं। तो शरीर कैसे स्वस्थ रहेगा? क्या खाद्य है, क्या अखाद्य है, ये जब तक विवेक नहीं होगा, खाद्य अखाद्य का भेद, कि कब भोजन करना है, कितना भोजन करना है, किस काल में भोजन करना है, जब ये सब मर्यादाएं हम नहीं जानेंगे आहार विहार की, तो हम कैसे स्वस्थ रहेंगे? और इन मर्यादाओं को जानने का काम बुद्धि का होता है, निर्णय करना, जानना। तो अगर आप इस हायरार्की को उलट देंगे या उसको मानने से इनकार कर देंगे तो शरीर हमेशा रोगी रहेगा, समस्याग्रस्त रहेगा। तो जो नेचुरल रिलेशन है शरीर के तीनों पक्षों का वो ये कि रीज़न गवर्न करे एपिटाइट्स और सेल्फ प्रिजर्वेशन की स्पिरिट का, ये नेचुरल रिलेशन है। और अगर ऐसा रहेगा तो शरीर में सामंजस्य होगा, और शरीर में सामंजस्य होगा तो सुख की प्राप्ति होगी, हित की प्राप्ति होगी, हमारा कल्याण होगा। तो ये हायरार्की इस प्रकार की है। शरीर को अगर आपको स्वस्थ, सक्रिय, प्रभावी रखना है, इस शरीर के द्वारा अगर जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है तो पहले तो शरीर को सही तरीके से रखना ज़रूरी होता है। और वो तभी संभव है कि जब रीज़न जो है वो हमारी एपिटाइट्स को और हमारी स्पिरिट को गवर्न करेगा। यहाँ पर जैसे कि मैंने उल्लेख किया कि सेल्फ प्रिजर्वेशन के पक्ष को सहायक कहा गया है, ऑक्सिलरी कहा गया है। इसका संक्षेप में इसका महत्व ये है कि जब हम बुद्धि निर्णय तो करती है, लेकिन बुद्धि के निर्णय को क्रियान्वित करने में ये जो सेल्फ प्रिजर्वेशन का जो एस्पेक्ट होता है ये उसकी सहायता करता है।
इसलिए इसका रोल हमेशा रीज़न के हिसाब से चलना है। बुद्धि के निर्देश में अगर हमारा साहस का तत्व चलेगा और फिर दोनों मिलकर हमारी एपिटाइट्स को दिशा दिखाएंगे तो फिर उससे शरीर का कल्याण होगा। लेकिन अगर जो सेल्फ प्रिजर्वेशन यानी करेज का जो एलिमेंट है वो रिवोल्ट करेगा बुद्धि के खिलाफ, जैसे हमको क्रोध आता है, सेल्फ प्रिजर्वेशन मतलब जिसका संबंध हमारे भावनात्मक पक्ष से, हमारी इमोशन से। तो अगर किसी व्यक्ति को बहुत क्रोध आता है और वो अपने क्रोध के ही उसके क्रोध के कारण उसकी बुद्धि विवश हो जाती है, तो व्यक्ति कभी अच्छा काम नहीं कर सकता। क्रोध को बुद्धि से नियंत्रित होना चाहिए। क्रोध आए लेकिन बुद्धि उसको नियंत्रित करेगी तो हमें हमेशा सही चीज़ पर क्रोध आएगा, कभी अकारण या अनुचित चीज़ के लिए क्रोध नहीं आएगा। अगर बुद्धि के नियंत्रण में साहस का तत्व चलेगा, भावना का तत्व चलेगा, तो भावना सही दिशा में चलेंगी। लेकिन अगर भावना बुद्धि से स्वतंत्र हो जाएंगी या बुद्धि के निर्देश का पालन नहीं करेंगी, तो इसी को कहते हैं कि आप तो भावना में बह गए, आप तो भावुकता में बह गए। तो भावुकता कोई अच्छा गुण नहीं होता। तो इस आधार पर प्लेटो कहता है कि जो तीन पक्ष हैं हमारे शरीर के, उनके बीच सामंजस्य रहना आवश्यक है। और वो सामंजस्य तभी रहेगा कि जब जो नेचुरल रिलेशन है तीनों के बीच का, कि रीज़न के कंट्रोल में इमोशंस भी रहें और एपिटाइट्स भी रहें। ये नेचुरल रिलेशन है। अगर हमारी एपिटाइट्स रिवोल्ट करती हैं, विद्रोह करती हैं बुद्धि के विरुद्ध, या अगर हमारी जो इमोशंस हैं वो विद्रोह करती हैं, स्वतंत्र होना चाहती हैं बुद्धि से, तो इससे तो मनुष्य का कल्याण नहीं होता। ये तो सारे दुखों की और अशांति की का जड़ होता है। कि जैसे कि हम भोजन करने में केवल स्वाद का विचार करें, ये विचार न करें कि दूसरे जो पक्ष हैं भोजन करते समय उनके ऊपर कोई विचार ना करें, केवल अपने एपिटाइट से गवर्न हो, उनके बहाव में चले जाएं और खूब खाते चले जाएं तो उसका क्या होगा? उससे शरीर हमारा रोगी होगा। यानी हमने भोजन के विवेक का परित्याग कर दिया। भोजन में भी तो विवेक की आवश्यकता है। अगर भोजन करने में विवेक नहीं होगा तो रोग बढ़ेंगे, शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप शरीर से क्या काम ले पाएंगे? अगर कोई, जैसा प्लेटो ने लिखा है कि अगर रोज़ आपको डॉक्टर के यहाँ दौड़ना पड़ता है, रोज़ आप बीमार पड़ जाते हैं, आप ना प्रकृति की प्रतिकूलता को झेल पाते हैं, ना आपका कोई आहार विहार का तरीका है, तो ऐसा व्यक्ति तो अपने लिए ही बोझ बन जाता है। वो क्या कर पाएगा समाज के लिए? वो अपनी भूमिका को कैसे निभा पाएगा? ये स्थिति तब आएगी जबकि एपिटाइट्स रिवोल्ट कर देंगी रीज़न के खिलाफ। तो ये प्रॉपर रिलेशन है, नेचुरल रिलेशन है, जो तीनों एस्पेक्ट्स हैं व्यक्ति के अंदर के। और इसी का लार्जर जो रिफ्लेक्शन है वो हमें राज्य में दिखाई पड़ता। तो व्यक्ति के लिए न्याय क्या है? इंडिविजुअल जस्टिस क्या है? कि हमारी भावनाएं और हमारी वासनाएं, इच्छाएं बुद्धि के नियंत्रण में रह के काम करें। ऐसे व्यक्ति को धर्मशील व्यक्ति कहा जाएगा, जस्ट मैन कहा जाएगा। ये व्यक्ति सदाचारी है, धर्मशील है, विवेकशील व्यक्ति है।
क्यों? क्योंकि उसमें जो रीज़न है वो बाकी दोनों चीज़ों को गवर्न करता है। और ऐसा जो व्यक्ति होगा, उसका शरीर, उसका स्वास्थ्य, सब कुछ उसके नियंत्रण में होगा, और ऐसा व्यक्ति ही अपनी भूमिका को भली प्रकार से निभा सकता है और अपने लिए और अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए उपयोगी हो सकता है। तो गुड मैन, जो ये मेन कंसर्न है प्लेटो का, कि गुड मैन वो जो कि जस्ट है। ए जस्ट मैन इज ए गुड मैन। और जस्ट मैन का मतलब क्या हुआ, ये स्पष्ट है। ये सद्गुण है। और इसी को व्हाट इज ए गुड सोसाइटी, व्हाट इज ए गुड स्टेट? ए जस्ट स्टेट इज ए गुड स्टेट। कि न्याय पर आधारित राज्य ही सम्यक राज्य है। जो राज्य न्याय पर आधारित नहीं है वो तो, जैसा कि सेंट ऑगस्टीन ने आगे चल के कहा, वो तो डाकुओं का समूह मात्र है ना, बैंड ऑफ रॉबर्स। क्यों? क्योंकि उस तरह से संगठन, और वो तो सब डाकुओं के समूह में भी होता है, लेकिन क्योंकि वो अधर्म कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, इसलिए वो कितने दिन चलता है। उससे ना उनका भला होता है अंततः, ना समाज का भला होता है। इसलिए सोशल जस्टिस क्या है? आज के अर्थ में सोशल जस्टिस शब्द जो चलता है वो यहाँ पर हमें नहीं देखना है। प्लेटो किस अर्थ में सोशल जस्टिस की बात करता है? सोशल जस्टिस का मतलब ये है कि जैसे कि व्यक्ति में न्याय क्या है, तो उसी चीज़ को आप राज्य पर लागू कर दीजिए तो वही राज्य में न्याय है। राज्य में भी 3 वर्ग होते हैं। राज्य में एक उत्पादक वर्ग है जो समाज की भौतिक आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। विभिन्न प्रकार की जो आर्ट्स और जो क्राफ्ट्स होती हैं उनको करने वाले लोग इसमें आते हैं और वो इस तरह से समाज में योगदान करते हैं, समाज की सेवा करते हैं। अगर वे ना हों तो समाज का आर्थिक भौतिक संचालन संभव ही नहीं है। इसलिए उनकी महत्ता है, उनकी आवश्यकता है। फिर दूसरा जो वर्ग है वो सैनिक वर्ग है, जो कि रक्षा का कार्य करता है। उसकी भी महत्ता है, उसकी भी आवश्यकता है। अगर राज्य के पास सैनिक वर्ग नहीं है तो फिर राज्य तो किसी भी समय संकटग्रस्त हो सकता है। यहाँ तक कि उसकी राज्य की भी मृत्यु हो सकती है, वो मिट सकता है। और राज्य के पास सर्वोच्च स्तर पर निर्णय लेने वाले शासक वर्ग होने चाहिए जो कि सही निर्णय लें, उनके अंदर विचार शक्ति हो, तर्क शक्ति हो, विश्लेषण की शक्ति हो, निर्णय की शक्ति हो, और वो राज्य को सही मार्ग पर ले जाने में समर्थ हो। तो ये 3 वर्ग राज्य में हैं। इनके बीच भी जो नेचुरल रिलेशन है वो वही है जो कि शरीर के 3 पक्षों में होता है। यानी जो शासक वर्ग है उसका स्थान सबसे ऊपर है, जैसे शरीर में बुद्धि का स्थान सबसे ऊपर होता है। जैसे भुजाएं होती हैं हमारी जो कि रक्षा का कार्य करती हैं, वैसे ही राज्य का सैनिक वर्ग होता है। और भुजाओं का स्थान शरीर में भी, अगर आप शरीर रचना को भी देखिए तो भी स्पष्ट हो जाता है। हायरार्की है शरीर में भी एक। जो भुजाएं हैं वे रक्षा का कार्य करती हैं। तो इसलिए जो सैनिक वर्ग है उसका स्थान शासक वर्ग से नीचे है। और जैसे पेट होता है जो कि हमारे आहार को ग्रहण करता है, उस प्रकार से हमें शक्ति देता है और हमारा जीवन संभव बनता है, तो उसी तरह से राज्य में उत्पादक वर्ग होता है जो राज्य रूपी शरीर के भरण पोषण की व्यवस्था करता है, उनकी आर्थिक भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो ये नेचुरल रिलेशन है कि शासक वर्ग के
नियंत्रण में सैनिक वर्ग को होना चाहिए और उत्पादक वर्ग को होना चाहिए। वो जो सैनिक वर्ग है वो सहायक वर्ग इसीलिए है, क्योंकि राज्य निर्णय लेता है और ये जो सहायक वर्ग है, जो ऑक्सिलरीज हैं, उस निर्णय को लागू करने का काम करते हैं। सहायक वर्ग में केवल सैनिक नहीं है, उसमें जो प्रशासक है वो भी आता है, जैसे कि हमारे यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी होती है। तो ये लोग शासक ने जो नेतृत्व ने जो निर्णय लिए उसको लागू करने वाले भी होने चाहिए। तो ये लोग होते हैं और ये लोग निर्णयों को लागू करते हैं। जनता के कल्याण के जो भी निर्णय होते हैं उनको लागू करना इनका दायित्व होता है। और जनता का दायित्व यह है कि जो भी निर्णय लिए जाएं उन निर्णयों का स्वेच्छा से पालन करें। टेम्परेंस, सेल्फ कंट्रोल। जो समाज का तीसरा वर्ग है उसमें मर्यादा का भाव होना चाहिए। तो इस आधार पर समाज की, राज्य की रचना होती है। जैसे कि ट्रिपार्टाइट सोल है, ऐसे ही ट्रिपार्टाइट स्टेट है। जैसे कि मनुष्य के शरीर के 3 पक्ष हैं, उसी तरह से राज्य के भी 3 वर्ग होते हैं और तीनों के बीच एक नेचुरल रिलेशनशिप होगी कि जो शासक वर्ग है उसके नियंत्रण में सैनिक वर्ग हो और उत्पादक वर्ग हो, और सहायक वो जो सैनिक वर्ग है, जो प्रशासक वर्ग है, वो शासक वर्ग की सहायता करे, उसके निर्णयों को जनता तक पहुंचाने का काम करे, जनता की सेवा इस प्रकार से करे। तो सेवा तो राज्य की सभी को करनी है। प्लेटो कहता है कि राज्य के प्रति सेवा का भाव तो सभी में होना बहुत आवश्यक है। एक सुशासित राज्य वो है जहाँ तीनों वर्गों में कर्तव्य बोध हो, सेंस ऑफ ड्यूटी हो कि ये हमारा धर्म है, इसका हमें पालन करना ही चाहिए, तभी पूरी व्यवस्था ठीक से चलेगी। और जब पूरी व्यवस्था ठीक से चलेगी तो हमारा भी कल्याण होगा। इसलिए वो कहता है, माइंडिंग वंस ड्यूटी एंड नॉट इंटरफेयरिंग इन द ड्यूटीज ऑफ अदर्स इज जस्टिस। अपना काम करना और दूसरे से प्रतिस्पर्धा न करना, दूसरे के काम में हस्तक्षेप न करना, यही न्याय है, जिसको हमारे यहाँ स्वधर्म कहा गया कि स्वधर्म से ही समाज का श्रेष्ठ संचालन होता है। स्वधर्म पालन का भाव अगर समाज में है तो सब चीज़ ठीक से होती रहेगी। जितना अधिक ये भाव समाज में होगा उतना ही समाज सामंजस्यपूर्ण होगा, सुशासित होगा। और जिस मात्रा में ये भाव समाप्त होता जाएगा, कम होता जाएगा, उतनी ही समस्याएं, संघर्ष, विवाद, टकराव, प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब पैदा होना स्वाभाविक है। तो इसलिए नेटलशिप ने अपनी व्याख्या में, जो कि उन्होंने रिपब्लिक की व्याख्या लिखी, उसमें उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कह दिया सरल भाषा में कि जस्टिस इज इंडिविजुअल कंसंट्रेशन ऑन ड्यूटी। इंडिविजुअल कंसंट्रेशन ऑन ड्यूटी, जो जिसका धर्म है, जो जिसका कर्तव्य है, वो उसका पालन करे, बस यही न्याय है। जैसे कि सैनिक वर्ग का कर्तव्य देश की रक्षा और देश की शासन प्रबंध करना है, वो इस काम को कर्तव्य भाव से करें। उत्पादक वर्ग का कार्य समाज की भरण पोषण की व्यवस्था करना है, तो जो भी उत्पादन संबंधी क्रियाएं हैं उनको वो पूरी निष्ठा के साथ करें, कर्तव्य भाव से करें। शासक का काम विचार करके हर पक्ष को निर्णय लेना है, विभिन्न समस्याओं के समाधान निकालने हैं, राज्य को एक दिशा देना है। तो जो शासक वर्ग है वो अपने कार्य को भली प्रकार से करे, वो इस प्रकार से राज्य की सेवा करे। यानी तीनों को न्याय का, जब तीनों वर्ग न्याय का पालन करेंगे तब राज्य का श्रेष्ठ स्वरूप सामने आएगा। इसलिए वो कहता है कि न्याय
तो राज्य का आधारभूत सिद्धांत है। अब इसके विपरीत अगर शासक वर्ग के पास बुद्धि है, लेकिन अगर वो बुद्धि का दुरुपयोग करता है तो क्या परिणाम होंगे? वो अगर बुद्धि का दुरुपयोग करता है अपने स्वार्थ में, अपनी शक्ति लिप्सा में, तो उससे कभी सही निर्णय नहीं हो पाएंगे, कभी सही नीतियां नहीं बन पाएंगी, और उसके कारण राज्य की क्या दशा होगी। सैनिक वर्ग, शासक प्रशासक वर्ग जिसका कार्य प्रजा रक्षण है, अगर वो भक्षक बन जाए प्रजा के, यानी न्याय को छोड़ दें, स्वधर्म के भाव को छोड़ दें, और रक्षक अगर भक्षक बन जाए, तब क्या स्थितियां होती हैं उसकी कल्पना की जा सकती है। और इसी तरह से उत्पादक वर्ग अपने कर्तव्य को छोड़ दे और वो दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने लग जाए कि हमको सैनिक होना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाए, हमको शासक होना चाहिए नहीं हो पाए, यानी अगर वो मर्यादा छोड़ दे तो उत्पादन की सारी व्यवस्था ठप हो जाएगी। और उत्पादन की सारी व्यवस्था अगर ठप हो गई तो समाज का, जो आजकल जिसको हम लोग इकोनॉमी कहते हैं, उसकी क्या स्थिति होगी। इसलिए फॉस्टर ने, जो कि एक बहुत बड़े विचारक हुए, उन्होंने कहा है कि जो न्याय है वो सारे तीनों गुणों का आधार है। उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, आर्किटेक्शनिक है, कि जस्टिस जो है वो आर्किटेक्शनिक है। जैसे कि जब हम भवन निर्माण करते हैं तो उसमें मजदूर भी काम करता है, मिस्त्री भी काम करता है, प्लम्बर भी काम करता है, इलेक्ट्रीशियन भी काम करता है, कई प्रकार के लोग काम करते हैं, तब भवन निर्माण होता है। लेकिन सबको किसके मार्गदर्शन में अपना काम जब करेंगे तब ठीक से मकान बनेगा? आर्किटेक्ट के, वास्तुकार के मार्गदर्शन को सब लोग मानेंगे तो अच्छा भवन बनेगा। और वास्तुकार की उपेक्षा करके सब अपने अपने मन से काम करेंगे तो किस प्रकार के भवन क्या निर्माण होगा, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन अपना रास्ता चल रहा है, प्लम्बर अपना रास्ता चल रहा है, मजदूर अपने मन से काम कर रहा है, तो क्या स्थिति पैदा होगी। इसलिए फॉस्टर कहते हैं कि जो जस्टिस है वो आर्किटेक्शनिक वर्च्यू है। नेटलशिप ने कहा, इट इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल अदर वर्च्यूज, कि शासक वर्ग में अगर बुद्धि है, होती है, लेकिन अगर उनके अंदर न्याय का भाव नहीं है, स्वधर्म का भाव नहीं है, तो वे कुशासन करेंगे। बुद्धि है लेकिन बुद्धि को सही दिशा नहीं मिल रही है। सही दिशा कहाँ से मिलती है? कर्तव्य भाव से। जस्टिस जो है वो बुद्धि को सही दिशा में रखता है। इनजस्टिस बुद्धि को, इसलिए तीव्र बुद्धि का होना महत्वपूर्ण नहीं है, बुद्धि का सही दिशा में चलना महत्वपूर्ण है। तीव्र बुद्धि है लेकिन बुद्धि जो है वो दिशाहीन है या गलत दिशा में भटक गई है, तो क्या परिणाम पैदा होंगे। इसलिए रीजन को भी जस्टिस के कंट्रोल में काम करना चाहिए, करेज को भी जस्टिस के नियंत्रण में रहते हुए काम करना चाहिए, और एपिटाइट्स को भी जस्टिस के कंट्रोल में रहते हुए काम करना चाहिए। तब तीनों गुण अपना काम ठीक से कर पाएंगे और तब उससे व्यक्ति और समाज का लाभ होगा। इसलिए वो ये मानता है कि जो जस्टिस है वो एक फाउंडेशनल वर्च्यू है, सारे अन्य गुणों का, तीनों अन्य गुणों का वो आधार है। तीनों गुण हों ये अच्छी बात है, लेकिन अगर जस्टिस ना हो तो उनका होना ना होना उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। तो इस आधार पर प्लेटो कहता है कि जस्टिस एक आर्किटेक्शनिक वर्च्यू है, यानी वो सभी गुणों में सर्वश्रेष्ठ होता है। किसी के पास शक्ति हो लेकिन वो अधर्मी हो, धर्मशील ना हो, तो वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करेगा।
किसी के पास धन हो लेकिन उसके अंदर धर्म का भाव ना हो तो धर्म जो धन है वो अय्याशी में खर्च हो जाएगा, धन का दुरुपयोग ही करेगा। इसी प्रकार से किसी के पास बुद्धि हो लेकिन धर्म का भाव ना हो तो ऐसी बुद्धि तो चालाकी में, क्लेवरनेस में परवर्ट हो जाएगी और उसके क्या परिणाम होंगे ये सोचा जा सकता है। तो इसलिए जस्टिस जो है वो फाउंडेशन है स्टेट का, राज्य का। सम्यक राज्य वही है जो कि न्याय पर प्रतिष्ठित होता है और ये भारत में भी मान्यता रही है, इसलिए हमारा राजधर्म शब्द ही चलता है कि जब राज्य और राजनीति को न्याय अनुशासित करता है तब समाज में सौहार्द, सामंजस्य, शांति और सुख की वृद्धि होती है। और अगर ऐसा नहीं है, इनजस्टिस ही व्याप्त है हर एक क्षेत्र में, शासक भी अनजस्ट है, सैनिक भी अनजस्ट हैं, उत्पादक वर्ग भी अनजस्ट है, तो कलह होगी, टकराव होगा, संघर्ष होगा और हम परेशान रहेंगे कि ये समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन हम समस्याओं के बढ़ने का जो मूल कारण है उसको हम कभी ना पहचान पाएंगे। ऊपरी उसका इलाज करते रहेंगे और उस ऊपरी इलाज से तो कुछ होना नहीं है, क्योंकि जो फंडामेंटल चीज़ है, फाउंडेशनल चीज़ है, अगर वही एब्सेंट है तो ऊपर की लीपापोती करने से क्या होता है। इस आधार पर प्लेटो ने ये एक सिद्धांत प्रतिपादित किया कि जो जस्टिस है, सम्यक राज्य वो है जो कि न्याय पर आधारित है। और न्याय के दो पक्ष हैं, व्यक्ति में न्याय क्या है और समाज में न्याय क्या है। और प्लेटो के लिए न्याय की अवधारणा एक नैतिक अवधारणा है, वो उसको कानूनी दृष्टि से नहीं देखता। उसके लिए एक जो जस्टिस है वो एक हाई मॉरल प्रिंसिपल है जो कि हमारे अंदर विद्यमान होना चाहिए, बाहर से नहीं। बाहर से तो जो आता है लॉ, वो तो एक अलग चीज़ होती है और लॉ के सहारे कोई समाज ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते। इसलिए उसने न्याय को इस प्रकार से परिभाषित किया और ये इस फाउंडेशन पर ही वो पूरी राज्य की संरचना को प्रतिपादित करता है और उस पर हम लोग अब आगे विचार करेंगे।